अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास के साथ मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, अस्करी महाज पर पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद भारत के लिए अब न सिर्फ मैदान जंग बल्कि सिफारती और बयानिए की जंग लड़ना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हालिया जंग में जिस अंदाज से भारत को धूल चटाई गई, भारतीय तैयारों को जमींबोस किया गया और अस्करी बर्तरी के दावे हवा में बिखर गए, इससे हासिल होने वाली शर्मिंदगी मोदी सरकार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी मीडिया न सिर्फ पाकिस्तान के हाथों भारत को होने वाली शिकस्त की गवाही दे रहे हैं बल्कि अस्करी के साथ साथ सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हासिल होने वाली बर्तरी का भी खुलेआम एतराफ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ किया गया है। आलमी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने जोग्राफियाई महल वकूअ, दिफाई सलाहियत और सफारतकारी को बरूए कार लाकर आलमी सतह पर अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहाल की है। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। आलमी जरीदे के मुताबिक जनूबी एशिया, खलीज और वस्त एशिया तक रसाई में कलीदी पुल करार देकर अमरीका ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मरकजी हैसियत दी है। पाकिस्तान मुनफरिद तौर पर जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मगरबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान संगम पर मौजूद है। आलमी जरीदे के मुताबिक नवंबर में ट्रंप इंतजामिया ने अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली शाया की, जिसमें दुनिया में अमरीका के किरदार और मफादात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान इन कौमी सलामती के मफादात के हुसूल के लिए अमरीका का कलीदी इत्तेहादी होगा। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक भारत पाकिस्तान कशीदगी में शिद्दत बढ़ने पर अमरीका को डी एस्केलेशन के लिए फाल किरदार इख्तियार करना पड़ा, जबकि सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशनिंग और मौक़िफ़ की तायीद है। आलमी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर नफसियाती बर्तरी हासिल करके वाशिंगटन में मस्बत फिजा कायम की, जबकि भारत पीछे रह गया। लॉबिंग और पॉलिसी एंगेजमेंट के जरिए ताल्लुकात को वॉर ऑन टेरर के फ्रेम से निकालकर इकोनॉमी और स्ट्रेटजी की तरफ मोड़ दिया गया। इसके अलावा नामवर बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की अमरीका के साथ ताल्लुकात में 2025 में आने वाली बेमिसाल बेहतरी पर तफसीली रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के पहले दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरी मुद्दत में पाकिस्तान व्हाइट हाउस में अहम और मौसर शराकतदार बन गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न मुमकिन बनाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सिफारती महाज पर कलीदी किरदार अदा किया। आर्टिकल में बताया गया कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन में गैर रिवायती सिफारतकारी के जरिए अपना असर रसूख बढ़ाया और व्हाइट हाउस के माहौल में तब्दीली लाई है। अहम पेशरफ्तों में एबीगेट हमले के मुल्जिम की फौरी अमरीका हवालगी, अमरीकी कांग्रेस में दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया और भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद सिफारती सबकत हासिल करना मुश्किल है। जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात ने एतमाद में इजाफा किया और गजा सीज फायर के मौके पर उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया गया। दी टेलीग्राफ के मुताबिक पाकिस्तान की मौसर और ठोस सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस में इसे दोबारा मरकजी हैसियत दिला दी और बैनुल अक़वामी सतह पर एतमाद याफ्ता शराकतदार के तौर पर इसकी शनाख्त मजीद मजबूत की है। जहां आलमी इदारों और बैनुल अक़वामी जरीदों की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को मुसलसल पजीराई मिल रही है, वहीं भारत के हिस्से में सिर्फ रुसवाई आती दिखाई दे रही है। जी हां नाज़रीन, काबिल जिक्र बात यह है कि अब खुद भारत के अंदर से भी यह एतराफ सामने आ रहा है कि अस्करी सुबकी के बाद सिफारती महाज पर लगने वाले मुसलसल धचकों ने 2025 को भारत के लिए एक तल्ख याद बना दिया है। भारत के मौकर जरीदे दी हिंदू ने 2025 को खुले अल्फाज में भारत की आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का साल करार देते हुए रिपोर्ट किया है कि नरेंद्र मोदी से वाबस्ता बुलंद तवक्कुआत अमली शक्ल इख्तियार न कर सकी। दी हिंदू ने 2025 में मुल्की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया और कहा कि अलामती सिफारतकारी, जाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी मुआशी, अस्करी और सिफारती ताकत का नेमुल बदल साबित ना हो सकी।
अखबार दी हिंदू के मुताबिक भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर व रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। दी हिंदू के मुताबिक अमेरिका के 25% टैरिफ, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां और H-1B वीजा कदगनों ने साबित किया कि भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादाती है। 2017 के मुकाबले में 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया है। अखबार ने लिखा कि चीन और रूस के हवाले से तमाम तर आला सतह की मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हो सकी। सरमायाकारी रुकावटें बरकरार रही और भारत महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर अपने मौकिफ से पीछे हटना पड़ा। अखबार दी हिंदू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया और पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सिफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ भी किया। दी हिंदू ने मजीद लिखा कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया है। सऊदी पाकिस्तान बाहमी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका था। भारतीय तज्जियाकार अब पाकिस्तान की क़यादत को सख्त गिर और मुनज़्ज़म सलाहियत रखने वाली मानने लगे हैं। अखबार दी हिंदू एतराफ करता है कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब तक की सबसे कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं। अखबार अपनी सरकार को खबरदार करता है कि भारत वैश्विक रूह के बयानिए से निकलकर विश्व विक्टिम की तरफ बढ़ रहा है। भारत के मुमताज जरीदे दी हिंदू के मुताबिक भारत का दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराना इस्लाह और हकीकत पसंदाना पॉलिसी साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक द हिंदू अखबार ने भारत की कमजोर सिफारतकारी को अयां कर दिया है। भारत को समझना होगा कि सिर्फ दिखावा करने वाली सिफारतकारी से अमली नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। अखबार का सिफारती नाकामी का एतराफ पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक है कि भारत की खारजा पॉलिसी ज्यादातर ऑप्टिक्स पर मबनी होती है, अमली नताइज पर नहीं। माहिरीन के मुताबिक अखबार दी हिंदू का यह तज्जिया इस हकीकत की निशानदही करता है कि भारत अब अमेरिका के लिए नागुज़ीर स्ट्रैटेजिक शराकत नहीं रहा। यही नुक्ता पाकिस्तान के मौकिफ को तकवीयत देता है कि भारत का डिटेरेंस बयानिया आलमी सतह पर कायल करने में नाकाम रहा। सियासी और सिफारती माहिरीन ने कहा कि अखबार का यह एतराफ के कुछ मुमालिक ने पाकिस्तान की अस्करी कार्रवाइयों की हिमायत की, इससे भारत की सिफारती नाकामी खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान कमजोर या आलमी सतह पर तनहा नहीं है। माहिरीन ने कहा कि बांग्लादेश में अकलियतों पर मुजालिम पर तशवीश का इजहार करने वाले भारत को अपने मुल्क में अकलियतों पर ऐसे हमलों की मजम्मत और रोकथाम करना होगी। वाज़ेह है कि दी हिंदू से कबल भी मुतअद्दिद भारतीय तज्जियाकार और सियासतदान भारत की दिफाई और सिफारती नाकामियों का बरबला एतराफ कर चुके हैं। तो नाज़रीन, अस्करी और सिफारती सतह पर शदीद शर्मिंदगी के बाद जहां भारतीय हुकूमत के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो चुका है, वहीं भारतीय फौज के अंदर से मोदी हुकूमत पर तनकीद में भी इजाफा हो गया है। एक नए चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आया। इसी दबाव को कंट्रोल करने के लिए मोदी हुकूमत मुतहरिक नजर आती है और इसी सिलसिले में भारतीय फौज ने अपने अहलकारों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक एक नई और सख्त पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत फौजी अहलकार इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तबसरा, लाइक या मवाद शेयर नहीं कर सकेंगे। जी हां, बीबीसी के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से जारी की गई इस पॉलिसी का मकसद बज़ाहिर सिक्योरिटी खदशात को कम करना बताया जा रहा है। ताहम मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि इस फैसले के पस मंजर में दीगर अवामिल भी कार फरमा है। हालिया महीनों में सोशल मीडिया पर भारतीय फौजी अहलकारों और साबिक अफसरान की जानिब से मोदी हुकूमत और अस्करी क़यादत पर तनकीद में इजाफा देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कंट्रोल मजीद सख्त कर दिया गया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी, हुकूमती पॉलिसियों पर अंदरूनी इख्तलाफात और फौज को नजरियाती तौर पर हिंदुत्व असर में लाने के खदशात इस फैसले की बड़ी वजूहात समझी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय आर्मी चीफ की मजहबी सरगर्मियों की तशहीर पर भी कड़ी तनकीद सामने आई थी। हालिया दिनों एक ईसाई फौजी अहलकार सैमुअल कमाल्सन के कोर्ट मार्शल का मामला भी सोशल मीडिया पर जेर बहस रहा, जिससे फौज में मजहबी आजादी से मुतल्लिक सवालात उठे। इसके अलावा बिहार में फौजी वर्दियां पहनकर हुकूमत मुखालिफ नारों की वीडियोज भी वायरल हुई है। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पर भारतीय फौजियों की खुदकुशियों, कमजोर मुराल, मुबैना हिरासानी के वाकयात और गैर अखलाकी सरगर्मियों पर अवामी रद्द अमल ने भी अस्करी क़यादत को दबाव में रखा। माहिरीन का यह कहना है कि नई पॉलिसी का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी खदशात नहीं बल्कि
फौज के अंदर बढ़ती हुई तनकीद, खुदनुमाई, हनी ट्रैपिंग के खदशात और क़यादत पर सवालात को कंट्रोल करना भी है। ये इकदाम भारत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और फौज के गैर जानिबदार किरदार पर एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सर, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर जब भारत अपने फौजियों के लिए भी ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो खुलकर अपने राय का भी इजहार ना कर पाए? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जो जिस तरह डेवलपमेंट अभी हुई है इंडियन मिलिट्री के अंदर, और उसमें बेसिकली वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और जिस तरीके से वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे, और तो वो बेसिकली उसको अवॉइड करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। दैट इज वन थिंग। और सेकंड, ये भी उनको कंसर्न है कि जो इंडियन आर्मी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है फॉर अदर माइनॉरिटीज, चाहे वो मुसलमान है, सिख हैं या क्रिश्चियंस है। जिस तरह एक क्रिश्चियन जो था, ही वॉज कोर्ट मार्शल जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू रिलीजन के रिचुअल्स को हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ। सो वो वाला फैक्टर भी इसमें है। और इसके अलावा करप्शन के केसेस है, हरासमेंट के केसेस हैं, और जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हो चुकी हैं, मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस हैं, और इसके बाद लो मोराल के केसेस हैं। जब आपकी वेलफेयर नहीं होगी और जिसके बाद अगर आप कमांडर्स जो सीनियर रैंक्स के हैं वो इग्नोर करेंगे चीज़ें, तो इस तरह के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। दैट्स वाई वहाँ इंडिया में ये चीज़ें हो रहे हैं। फिर एक और ये फैक्टर जो है रिसेंट में जो जिसने चीज़ों में मजीद ऐड किया, वो दैट इज मार्के हक और बुनियाद मखसूस था। और जिससे जब पाकिस्तान ने जब प्रीवेल किया, जिस तरह हमने शिकस्त उनको दी, सो मोराल का जो फैक्टर था वो मोराल डाउन हुआ है। सो मोटिवेशन में भी लेक कर रहा है। सो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं इंडियन आर्मी मिलिट्री के अंदर जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट है। स्पेशली देखें, कश्मीर के अंदर जो डिप्लॉयमेंट होती है, लोग रिलेक्टेंट है, वहां जाना नहीं चाहते हैं। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग रिलेक्टेंट है, वहां नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक किस्म की इंसर्जेंसी चल रही है, वहां पे सर्वाइवल मुश्किल। इसी तरह नेक्सलाइट के एरियाज में, सेंटर में जहाँ पे 13 स्टेट्स में ये स्ट्रगल चल रही है, तो वहां पे भी बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात जो हैं, इसलिए देखें, ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन आर्मी का मोरल अभी जो लो हुआ है, और इसकी वजह से बहुत सारे वजूहत हैं। और इनको बेसिकली वो इंडियन जो मिलिट्री अथॉरिटीज है वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें क्रिटिसाइज हो, लाइमलाइट पे आ जाएं, बाकी लोगों को पता चले। दैट्स व्हाई दे हैव बीन बैन फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सर, ये तो मोदी हुकूमत का शुरू दिन से यही बयानिया रहा है ना कि जो भी आवाज़ उठ रही है उसको दबा दो अपने खिलाफ। खैर सर, जिस तरह से ये भारतीय तैयारे ज़मीं बोस हुए और पाकिस्तान का मकाम पहले से काफ़ी बेहतर होता चला जा रहा है सिफारती महाज पर, इकोनॉमिक्स के हवाले से भी, और जिस तरह से भारत के ऊपर अमेरिका की जानिब से टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, तो सर इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए जो ये अचीव किया है अभी तक कि जो हमारी फ्लाइट है वो ऊपर जाती रहे और भारत माशाल्लाह नीचे ही जाता जा रहा है, इसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या इकदाम उठाने होंगे? हाँ, देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 2025 में पाकिस्तान ने अपना आप को मनवा लिया, अपने एस्टेब्लिश जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हमारा दुनिया भर में अभी इम्पोर्टेंट हो गया है। हम रेलिवेंस हमारी हो गई, क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ गई है। और देखें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का पिलर अभी माना जाता है, दैट इज पाकिस्तान। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान साउथ एशिया में बड़ा रोल अदा कर सकता है, और इस तरह वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में हम पहुंच गए हैं, फार ईस्ट एशिया में है। और इसके अलावा देखें, वी आर स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी हमारी है। तो डिप्लोमेटिकली भी हम बड़े इंपॉर्टेंट, सो मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने अपना आप को मनवा लिया। इस तरह ये चीजें, क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हुई है, एक रेपो जी जी। एस्टेब्लिश हुआ है। और फिर देखें कि अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल टाइम ने जो आर्टिकल लिखा था, तो उसमें लिखा था कि अब पाकिस्तान हैज बिकम ए मिडिल पावर। और मिडिल पावर का मतलब है कि हमने अपनी रेलेवेंस एस्टेब्लिश की है। एक मिडिल पावर का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी राइजिंग इकोनॉमी है, मिलिटरीली हम एक स्ट्रांग है, हमने वो भी साबित किया है। डिप्लोमेटिकली जो दुनिया मानती है, हम ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, वेस्ट एशिया में ईरान के साथ, तो वो वाला किरदार भी है। फिर एट द सेम टाइम देखें, इंपॉर्टेंटली जो फ्यूचर में हमने जो मेंटेन रखना है वो है जिस तरह के इससे वो दुनिया मानती है, जिससे फाइनेंशियल टाइम ने कोट किया
कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो पर्सनालिटी एज ए मॉडल पर्सनालिटी, एज ए मल्टी अलाइनर के तौर पर उन्होंने कहा है, जिसका मतलब ये है कि हम वी आर मेंटेनिंग दी पाकिस्तान इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद ऑल मेजर पावर्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है हम अपनी एटॉनमी पे, स्ट्रेटेजिक एटॉनमी पे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो उससे ये है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बन गई है। आज देखिए, आपसे कोई नाराज नहीं है, आपके अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी, हमने इसको आगे लेके चलना है। और इसीलिए देखा, प्रेसिडेंट ट्रम्प समझता है कि हम वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान के साथ वो पेचअप करवा सकते हैं, फार ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे हैं। सो वो मेरे ख्याल में हमने एक स्टार्ट लिया है। तब रिसेंटली फील्ड मार्शल ने कहा था कि हम एक अच्छी उड़ान भरने भरने जा रहे हैं। सो मेरा ख्याल में क्रेडिबिलिटी बन गई है। और अभी हमारा फ्यूचर में फोकस होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी है, और एट द सेम टाइम हमने एड्रेस करना है पोलराइजेशन इन पाकिस्तान जो है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक सब। मैं थोड़ी सी इस पर भी रहनुमाई चाहूंगा कि जिस तरह से इंडियन मीडिया ने इस सारे मामले को टैकल किया कि लाहौर की बंदरगाह तक आ गए थे ये लोग, मुकरते रहे पहले दिन से कि कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। लेकिन सर, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस कि अब अखबार दी हिंदू ने पाक हिंदुस्तान के लिए 2025 के साल को मुश्किल तरीन सदी का साल करार दिया है। और जिस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर H1B वीजा, टैरिफ्स, अमेरिका की तरफ से रूसी तेल पर पाबंदियां, तो अभी ये एटलीस्ट इन्होंने खुद मानना शुरू कर दिया। अभी इस नौबत पर आ गए कि अब इन्होंने खुद भी एतराफ करना शुरू कर दिया, अपनी सुबकी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हिंदू के अलावा अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लें, और हिंदुस्तान टाइम्स को देख लें, और इसके अलावा अभी जो हिंदू में छपा, हिंदू में देखें कि बड़ा उन्होंने जो क्रक्स ये है कि एंटिसिपेट क्या किया था इंडिया ने एंटिसिपेट किया था ट्रम्प के सेकंड टर्म में बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो बड़ा जबरदस्त बिगिनिंग होगी। रशिया के साथ उन्होंने कहा कि उनकी जो दे विल कंसोलिडेट देयर रिलेशन विद रशिया। चाइना के साथ उन्होंने कहा था कि देयर विल बी अ थॉ इन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। और लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, इस एंटिसिपेशन के साथ वो उतरे, लेकिन हुआ ये कि अमेरिका के साथ आप देखें उनके ताल्लुकात वो नहीं हो सके ट्रेड पॉलिसीज की वजह से। जो सीज फायर उन्होंने करवाई थी वो एक्नॉलेज उन्होंने नहीं किया, वो थी फिर रशिया से ये ऑयल ले रहे थे, और उससे ये होगा 25 + 25 50% टैरिफ इन पे लग गया। फिर H1B जो है, देखे $1 लाख की उन्होंने फी लगा दी, तो वो भी एक बड़ी सीरियस किस्म की उनके लिए वो थी। जिससे क्या हुआ, देखें कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, बहुत सारे आप देखें ये टैरिफ की वजह से कारखाने बंद हो गए हैं, तो उसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हुई। रशिया के साथ देखें कि अभी रशियन प्रेसिडेंट अभी आके इंडिया आके चले गए हैं, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो अब बस सिंबॉलिक रहा। चाइना के साथ देखें, इनकी बड़ी वो सिंबॉलिकली तो ठीक है, चाइना के साथ उन्होंने एक वो SCO में मोदी साहब गए, बीजिंग गए, वहां जाके उन्होंने अटेंड की, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड में, लाइन ऑफ एक्चुअल तो सर, कंट्रोल यही में। वो सब चीजें हैं जो भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने मजीद बेनकाब करती जा रही हैं। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासत में अदम इस्तेहकाम कम करने के लिए मुफाहमत और मज़ाहमत की गुफ्तगू तो ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ इस तरह से बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर के बयानात के मुताबिक काफ़ी मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी के जब हम बयानात सुनते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की बात सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकरात की गुफ्तगू अभी नहीं हो सकती। तो एक मुबहम सी सिचुएशन है, एक्चुअली ये करना क्या चाह रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर हैं। बात कर रहे थे सर, मुफाहमत, मज़ाहमत और PTI की इस वक्त की जो सूरत हाल है, एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर की तरफ से बड़े अच्छे बयानात सामने आते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनके बयानात में काफ़ी सख्ती है। तो आप क्योंकि PTI का सर एक लंबे अरसे तक हिस्सा रहे हैं, क्या देखते हैं इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई एक गैर यकीनी क़यादत के हाथ में है और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कहने को तो चेयरमैन हैं पीटीआई के, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। दूसरी तरफ अलीमा ख़ान जो हैं वो पार्टी के जो अहकामात हैं उनको जारी कर रही हैं बगैर किसी अथॉरिटी के, और तीसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पब्लिक मोमेंटम जनरेट कर लें या कोई ऐसे मूवमेंट जनरेट कर लें जिसके लिए उनको लाया गया है। सो पीटीआई को अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए या कोई वे फॉरवर्ड बनाने के लिए कोई जामे हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। इस वक्त तो बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा, रब नज़र नहीं आ रहा, ये कहना चाहिए। सो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मौका पीटीआई के पास ये है कि उनको एक ऑफ़र हुई है बातचीत की, तो बातचीत का दरवाज़ा अगर खोलना है, अगर बैठ के बात करनी है तो इस मौके को ज़ाया ना करें, जाने ना दें हाथ से और इनकैश करें। अपनी जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, पब्लिक रैली करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, बट देन अगेन पीटीआई हैज़ टू स्ट्रेटेजाइज इट। वे फॉरवर्ड क्या है पीटीआई के पास, ये खुद पीटीआई के लोगों को नहीं पता। एक तो दफ़ा आपको लगता है कि जो बात करने ऐसा की हुआ ऑफर हुई है, जिस तरह से पहले सख्त स्टांस लिया गया है, इस बार ये लोग बात करने में, मुज़ाकरात में, या फिर ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाली जो कमेटियां बन रही है, इसमें भी कोई फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें अभी तो कोई लचक नज़र आई है। ये जो हमने शुरू किया था नेशनल डायलॉग कमेटी को आज से 4-5 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले, उस वक्त तक कोई भी शख्स डायलॉग की बात करने को तैयार नहीं था, और हमारी भी जो कोशिश थी उसको लोग कह रहे थे कि बिल्कुल फजूल कोशिश है जी, आपका राब्ता किससे है, कि आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है कि नहीं है, पीटीआई से राब्ते में है कि नहीं है, फ़लाँ से राब्ते में। हमने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। सो लिहाजा अब एक माहौल बन गया है बातचीत का, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि जी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आई थिंक कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीटीआई कि वो बैठ के अपनी चीज़ों को, जो मैं आपसे कहता ना स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, वो करें। दूसरी तरफ अगर वो कोट लखपत के साथियों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं किसी भी नेगोशिएशन की सूरत में, पेरोल के ऊपर या बेल के ऊपर, तो ये वो लोग हैं जो तो सर, कोट जिन्होंने लखपत के पीटीआई के जो लिए साथियों कुर्बानियाँ को दी हैं, बाहर जो जेल निकालने में की गए। बात आप भी कर रहे हैं, उन फवाद चौधरी साहब ने भी की उस दिन, तो क्या जो मौजूदा क़यादत है उसमें उन तिलों में अब बिल्कुल कोई तेल नहीं रहा कि जो है वो हम ये देख रहे हैं कि कोट लखपत वाले अगर आज़ाद हो जाए या शाह महमूद कुरैशी को कोई रिलीफ मिल जाए, हम पीटीआई जो बानी पीटीआई उन्हीं के रिलीफ की क्यों बात नहीं करते ये लोग? नहीं, देखिए, मुझे थोड़ा सा इसका जवाब देने दीजिएगा। मैं थोड़ा कोशिश जी करूँगा जी। एहतियात से जवाब दूँ ताकि वो पीटीआई के दोस्त नाराज़ ना हो। देखिए, पीटीआई में जो क़यादत है ना इस वक्त, वो है वकीलों के हाथ, वकला के हाथ में। वहाँ पॉलिटिकल क़यादत तो है नहीं इस वक्त। सो वकील भी वो वकील हैं जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। वकालत में बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन उन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उनके हाथ में है। वजह क्या है, क्यों इनके हाथ में है? इनके हाथ में इसलिए है कि जो मौजूदा क़यादत है जो जेल से बाहर है, उसको शायद इमरान खान इस काबिल नहीं समझते कि वो पार्टी चला सकें। तो लिहाजा जो राइट और रॉन्ग, मैं अब इस तरफ आ रहा हूँ कि जो क़यादत है जो पार्टी चला सकती है वो है कोट लखपत जेल में इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो फैसला ले सकती है, जो पार्टी चला सकती है। आज तक कोट लखपत जेल के ना कोई मिलने जाता था, ना कोई उनका नाम लेता था, ना उनके घर वालों से मिलता था। ये सुहेल आफरीदी 3 साल बाद पहली दफ़ा गए हैं मिलने के लिए। ये प्रेशर भी एनडीसी ने क्रिएट किया। सो बड़ी अच्छी चीज़ मूव हुई कि वो उनके घर गए, जाके मिले, कम से कम घर वालों को एहसास हुआ कि पार्टी हमारे साथ खड़ी है। अब अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं तो इनके बाहर आने से होगा क्या? इनके बाहर आने से ये होगा कि ये क़यादत जो है जाके इमरान खान साहब से जेल में मिलेगी, उनको कायल करने की कोशिश करेगी कि जी हम मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इन पाँचों का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है कि जो एग्जिस्टिंग क़यादत है इसकी रिप्लेसमेंट भी यही लोग होंगे। ये लोग आएंगे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पार्टी के, तो वो चार्ज लेंगे, वो चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सियासी सोच जो है वो पार्टी में वापस आ जाएगी और एक स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिज़ाइन हो जाएगी।
सही। तो आपको लग रहा है कि अगर अगर जो अभी का माहौल बन रहा है, इस तरह के माहौल के अंदर हुकूमत कोई अगर ज़रूरत कोई ऐसी फील कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आए या इनको रिलीफ आपको, क्योंकि अभी तक तो हम जो देख रहे हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, इनको सजाएं ही सुनाई जा रही हैं अभी तक। जी देखें, ये तो ऑनगोइंग एक आपने रियलिटी कहा, लेकिन ये ऑनगोइंग अमल भी है ना। हमने देखा था नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, हमने बड़ी बड़ी, किसी को 14 साल की, किसी को कितनी। लेकिन ये जब ये पेरोल के तरीक़ाकार है या बेल के जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर होता है मुनसर कि वो क्या आप चाहते हैं उस तरह से हो सकता है, वो कानून में गुंजाइश है उसकी। सो लिहाजा वहाँ से रिलीफ तो मिल सकता है। सही। तो ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, जैसा से आपने पहले भी जिक्र किया कि पता नहीं इतने सालों बाद किसी ने जाकर इन्होंने कोट लखपत का दौरा किया, तो यही स्ट्रीट मूवमेंट की भी तो बात कर रहे हैं। तो एक जानिब बात कर रहे हैं कि कोई रिलीफ मिल जाए कोट लखपत के कैदियों को, तो दूसरी जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं होता तो फिर स्ट्रीट कितनी ताकत है स्ट्रीट मूवमेंट में। देखिए, मुझे लगता है कि पीटीआई अब तक तो स्ट्रीट मूवमेंट जनरेट करने में कामयाब नहीं हुई। वो जो भी उनके क्लेम हो कि जी हम पे बड़ा जुल्म किया, तशद्दुद किया, फलां किया, मूवमेंट्स के अंदर तो ये पुलिस से रेजिस्टेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रेजिस्टेंस आता ही है। हमने भी सारी ज़िंदगी मूवमेंट्स किए हैं, लेकिन मूवमेंट के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग यही चाहिए सर, होती है। आपकी जो गली गली में मूवमेंट्स आपको होती थी तो वर्कर को उस वक्त तैयार एक करना होता अच्छा है। वाला रोड शो देखने में मिलता था, पावर शो होता था। क्या ऐसी वजह बनी कि पीटीआई की अब जो स्ट्रीट मूवमेंट भी, जैसे हम आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि अब वो शायद ताकत नहीं है, क्या वजह बनी? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि नंबर 1 तो होता है लीडरशिप। आप लीडरशिप प्रोवाइड करें। यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लीडरशिप तो है ही नहीं। जब कॉल करते हैं, वो 26 तारीख को क्या हुआ, उन्होंने कॉल की, कोई लीडर तो पहुँचा ही नहीं। वहाँ पे उन्होंने सलमान रकम राजा साहब ने जो है वो जो डी चौक पे जब थे, 26 बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्वीट कर दी बाकायदा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हालत जंग में है और जंगें तदाबीर से लड़ी जाती हैं, और तदबीर ये नहीं है कि हम आए और अरेस्ट हो जाएं। लिहाजा हम वहाँ नहीं आएंगे कि 5 मिनट का तमाशा लगे और हम अरेस्ट हो जाएं। हमें पीछे रह के स्ट्रेटजी बनानी है, आप लोग ज़रूर आइएगा। वहाँ सारों को पिटवा दिया, डंडे लगवा दिए। फिर कौन आएगा बाद में, जब जब सब आप खुद ही घर बैठ जाएंगे और पीछे कोई मार खा रहे हो। फिर अच्छा चलो मार खा ली, जेल चले गए, कोई उनको लॉयर प्रोवाइड करे, कि उनके घर वालों से पूछे, वो करीब आपके वर्कर्स हैं, इनके पैरों में जूती तक नहीं है, वो चले गए जेल। कोई जाके पूछे उनके घर वालों से कि आपके घर का चूल्हा भी जल रहा है कि नहीं जल रहा, आपके वकील है कि नहीं है, जेल में उनके क्या हालात हैं। नथिंग। सिर्फ वो बस हम अडियाला जाएंगे, अडियाला से वापस आ जाएंगे, बस वहाँ अडियाला के गेट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। इससे तो ये तो कोई स्ट्रेटजी ना हुई। आप अडियाला ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्टीमेट गोल आपका वही है, लेकिन आपने बाकी लोगों का ख्याल तो करना है ना। जो आपने लोगों को बुलाया था, जिनको वहाँ आपने पिटवाया है या जेल भिजवाया है, तो उनका ख्याल कौन करेगा। सो एक ये बड़े एक करंट जाता है पूरे वर्कर्स के अंदर कि कैसे आगे चलना है। तो जो जिसका आप जिक्र करें ना कि जब हम थे या हम करते थे, तो हम तो एक बड़ी लंबी उसके अंदर प्लानिंग होती थी। गली गली जाना, गलियों के चौधरियों से, मोहल्ले में जो बड़े उनसे बात करना, वर्कर्स को जमा करना, 100 50 के लोगों से एड्रेस करना, फिर उनको बताना कि हमारा मकसद क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, किस लिए हम जा रहे हैं। वो जाके फिर वो एक मूवमेंट बनती थी। यहाँ पे मूवमेंट बनना फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। सुहेल आफरीदी से उम्मीद है कि पीटीआई को कि वो यूथ को जनरेट कर लेगा केपी के, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब से भी यूथ को जनरेट कर सकें और उठाने की कोशिश करें। लेकिन अभी भी जो सुहेल आफरीदी का पंजाब का दौरा था, मैं समझता हूँ कि एक तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा ख़राब जेस्चर दिया है उनको, सुहेल आफरीदी को। ये नहीं होना चाहिए कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आए और दूसरे सूबे में उसको रोका जाए या रेजिस्टेंस दी जाए किसी सूरत भी। सबका पाकिस्तान है, कहीं भी जा सकता है कोई भी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं था कि आवाम का एक ठाटे मारता समंदर वहाँ पे खड़ा होता पंजाब में और 30-40 हज़ार बंदा जमा हो जाता। एनीवेज, इट्स द फर्स्ट स्टेप, सो लेट्स सी। मेरा ख्याल ये है कि जो आप कमिंग बैक टू योर आंसर, मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरफ तो पब्लिक मूवमेंट की थोड़ी सी पब्लिक प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रेटजी है, अगर ये कोई स्प्लिट है कि जी एक मुज़ाकरात करना चाहता है, एक जो है वो कहता है नहीं मैं पब्लिक मूवमेंट करूँगा, तो फिर दोनों तरफ मुश्किलात होगी कामयाबी में।
तो आपको भी यही लगता है कि इन दोनों में से एक रास्ता अपनाया जाएगा, और वो कौन सा होगा कि कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी काफी लंबे अरसे तक पीटीआई का पार्ट रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी बाय डिज़ाइन हो इनकी, कि एक प्रेशर भी जनरेट करें और बातचीत भी जारी रखें। ये भी हो सकता है, इस तरह भी होता है। मुमकिन है कि अगर ये डिज़ाइन है इनका, तो इससे हासिल हो, आपको लगता है इस तरह की बिकॉज स्ट्रेटेजी से ये फाइनली आगे जाके कुछ हासिल हो सकता है? देखिए, जब ये बातचीत पे आती है ना बात, तो फिर इसी तरह शुरू होती है कि कुछ लोग कि मतलब आप कम से कम ये मूवमेंट रोकें, चलें हम ये कर लेते हैं, हम ये करते हैं तो आप वो कर लें। उस तरह से कोई ना कोई बातचीत शुरू होती है। आई हैव नो आइडिया कि पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है। टीटीएपी जो है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें असद कैसर भी मौजूद हैं, जिसमें ये अपना अचकज़ई साहब भी मौजूद हैं, उसको हेड कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बातचीत करनी चाहिए, और पीटीआई जो है वो कह रही है कि नहीं जी हम बातचीत करेंगे ही नहीं। सो अगर असद कैसर पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीटीएपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद अचकज़ई साहब ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट हुए हुए पीटीआई से, इमरान खान ने उन पर बड़ा भरोसा का इजहार किया है, जो उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरों पर नहीं किया, कि उनको उन्होंने बातचीत का भी इख्तियार दे दिया है। तो वो पीटीआई की सोच को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या वो टीटीएपी की सोच को कर रहे हैं? क्या वो टीटीएपी और पीटीआई भी एक पेज पर हैं कि नहीं है? सो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से है। लेकिन अल्लाह करे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स डाउन हो जाएं और सब फरीकैन जो हैं वो एक टेबल पर बैठ के बात करने के काबिल हो जाएं। हमारा तो इतना ही काम है कि हमारी जो अटमोस्ट कोशिश है, ख्वाहिश है, वो ये कि ये लोग एक टेबल पर बैठ जाएं, उसके बाद एजेंडा डिस्कस करें आपस में, जो करना है। कोशिशें तो यही हो रही हैं, और एक टेबल पर बैठने की और थोड़ा सा माहौल बनता भी नजर आ रहा है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी के पास ये ऑप्शन मौजूद है, वो इस मामले का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है, ऑब्वियसली मुफाहमत का बादशाह तो कहा ही जाता है, तो पीटीआई वाले इस ट्रैक को भी चूज करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई वाले इस ट्रैक को चूज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है एनडीसी, यानी नेशनल डायलॉग कमेटी, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पीएमएलएन में तो हम हायर अप से मिल ही रहे हैं, हमारी पीपल्स पार्टी में भी कुछ हायर अप से मुलाकात हो, ताकि उनको हम अपना एजेंडा पेश कर सकें और उनको भी कायल कर सकें कि ये बातचीत का जो माहौल है ना, ये सिर्फ पीटीआई के लिए साजगार नहीं है। अव्वल तो पीटीआई भी पहले माने बातचीत के ऊपर, क्योंकि वो खुद ही नहीं अभी तक बातचीत पे आए। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमी है ना, उसके लिए भी बड़ा साजगार है। ये हुकूमत वक्त के लिए भी साजगार है। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहती कि पॉलिटिकल ये डायलॉग हुकूमत वक्त के लिए बड़ा साजगार है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत साजगार है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर नाजरीन हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो तहरीक इंसाफ की इस वक्त पोजीशन कुछ ये है कि कभी मुफाहमत, कभी मज़ाहमत, कभी डायलॉग, कभी डेडलॉक की तरफ। आखिर देखना ये होगा कि अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि ये बंद गली से कहीं निकल कर कहीं मुज़ाकरात वाली बात पर आना शुरू हो जाए। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त के मुल्क के अंदर मुज़ाकरात हो और एक ही पेज पर बैठकर सारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन आगे से स्ट्रीट मूवमेंट की भी बातें होती हैं, लेकिन दूसरी साइड पर मुज़ाकरात की भी हवा आपको बेहतर होती नजर आ रही है? कुछ माहौल बन रहा है? जी बिल्कुल नहीं जी, मैं तो इसे स्ट्रैटेजी नहीं समझता। ये तो अटर कन्फ्यूजन है, और या मेलाफाइडी है या कन्फ्यूजन है। दो ही सूरतें हैं कि जब आप एक तरफ एक बात कर रहे हों, दूसरी तरफ दूसरी कर रहे हों, यानी जिन सियासी जमातों के लीडर्स को उन्होंने एक सो कॉल्ड मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, अगर उनकी सियासी हैसियत या सियासी वेट देखें तो फिर समझ आती है कि वो एक महज जो है वो आप कह सकते हैं कि एक धोखा है, एक मिराज है कि जी बस हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ुबान देखें
आप किसी हवाले से, और ये जो अभी रीसेंट वाक़या हुआ जिसको डिसऑन तहरीक इंसाफ ने किसी जगह नहीं किया, ये तो मुल्क की सलामती पे हमला है। ये तो वो बोली है कि जो शायद सरहद पार से भी कोई बोलते हुए 100 बार सोचता है कुछ आके पाकिस्तानी जो है वो छतरी के नीचे वो बोली जाए। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं, ये तो वो बंद गली से ज़्यादा अब मुझे तो कुआं नज़र आ रहा है, अंधा कुआं। इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम भी बाशऊर हैं, वो भी समझते हैं, वो सियासी जद्दोजहद में, सियासी बयानिए में और इस किस्म की जो दंगा फसाद दहशत गर्दी की बातें करना, इसमें फ़र्क को बखूबी पाकिस्तान के लोग समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेहतर फ़ैसला अल्टीमेटली लोगों ने करना है इन सारी चीज़ों को देख के। ये फ़ैसला ज़ाहिर है हुकूमत का तो एक ही काम है, और हुकूमत ने वो अपना फरीज़ा बखूबी सरअंजाम दिया है। और बार बार मुज़ाकरात के लिए हर प्लेटफॉर्म से, पार्लिमानी प्लेटफॉर्म से भी, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भी, और एट द हाईएस्ट लेवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कई दफ़ा मुतअद्दिद मरतबा असम्बली से लेकर, और जो हमारी यौम आज़ादी की तकरीब थी जिसमें अस्करी क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी, अभी कैबिनेट की मीटिंग में, यानी एक ज़िम्मेदार तरीन जो एक फ़ोरम जिसका एक एक लफ्ज़ लिखा पड़ा होता है, वहाँ पे भी किया। इसके अलावा आप कोई रास्ता क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है हुकूमती साइड के? जिस तरह से पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो सोशल मीडिया जो यूके से बैठकर चलाया जा रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के कि अगर बैठ के मुज़ाकरात की बात करनी है तो ये कुछ शराइत हो सकती है। देखिए, शराइत की बात तो उसके बाद आती है जब मुज़ाकरात का इंटेंट किसी दूसरी तरफ से दिया जाता है। अब ये सिर्फ यूके के किसी सोशल मीडिया के किसी वर्कर की बात नहीं है। आप हाईएस्ट लेवल जो पिरामिड है तहरीक इंसाफ का, उसकी जो टॉप नॉच है, वहाँ से भी जो ट्वीट आती है उसकी ज़ुबान भी कोई मुख्तलिफ नहीं होती। तो अब हुकूमत ने तो अपना, यानी जो जितनी भी उसकी इंटेंशन थी वो तो हुकूमत तो दे चुकी है। अब अगर तो हुकूमत किसी वजह से आज भी, यानी बावजूद इन सारी चीज़ों के, अब तो गेंद दूसरी तरफ है। अब एक ही रास्ता रह जाता है कि हम वाघा बॉर्डर पे चले जाएं और वहाँ पे या तो उस तरफ दिल्ली की तरफ मुंह करके सरबसजदूद हूँ, या जो है वो घुटनों के बल झुक के तो मोदी से दरख्वास्त करें कि जनाब आप अपनी छतरी को जो है हटाएं, या अपनी जो भी प्रॉक्सीज़ हैं उनको आप समझाएं। इसके अलावा आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं भी कोई जी शऊर या साहिबुर राय कोई भी शख्स है, आप उससे पूछें तो वो क्या राय देगा। आप देख लें कि इस पिछले अरसे में कोहाड़ जलसे से लेकर कफन की बातें, दफन की बातें, और जो है वो मौत की बातें, शहीद होने की बातें, तो ये तो एक लिमिट सारी क्रॉस हो गई। अब इसके बाद कोई रास्ता बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज ये कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुफाहमत के बादशाह इस बार भी कुछ करके दिखाएंगे इस मुज़ाकरात में? ये बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है वो तो इस डिवाइड की दूसरी साइड से है ना। वो तो उसको तो ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं हुकूमत के, ये कहना बिल्कुल नाजायज़ नहीं है कि वो इन मामलात को डिसऑन जब तक नहीं करेंगे, इस पे माफ़ी नहीं मांगेंगे। और एक बहुत बड़ी मामलात को डिसऑन करना पड़ेगा, फिर ही बात आगे बढ़ सकेगी। आपका पॉइंट आ गया सर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।